वन इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 अपना चल रहा है, जो कि अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज अपन इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी एमसीक्यूज़ हैं उनका अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। और इसी वीडियो के एंड में अपने जो लघुत्रात्मक प्रश्न हैं जिनके अंदर अपने को 1 लाइन आंसर लिखने होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है तो आप लोगों को यहाँ पर ये सारे प्रश्न सोल्व करने में आसानी रहेगी। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक के प्रत्येक चैप्टर का वीडियो यहाँ पे तैयार कर रखा है। 1 to 6 चैप्टर है वो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे अपना जो पहला प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पर आधारित हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है और दूसरा नियम है वो किस नियमों के ऊपर आधारित है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर किरचॉफ का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि सिग्मा आई दैट इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद में दूसरा नियम कहता है कि सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0। तो पहला नियम कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर है। तो उस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि उस एक पॉइंट के ऊपर आवेश है वो हमेशा संरक्षित रहेगा। तो पहला जो आपका नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के ऊपर आधारित है। और दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि किसी बंद लूप के अंदर, किसी बंद पास के अंदर वोल्टता पतन का जो योग है वो 0 होता है। तो वो यहाँ पे कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से अपना जो पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो आप लोगों को ये दोनों नियम हैं वो अच्छे तरीके से याद रखने चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में आपको विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये 2 एम्पियर का करंट है। ये ए और बी की जो शाखा है वो बीच में से कनेक्टेड नहीं है। तो पहले अपन बात करते हैं कि ये जो परिपथ है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल प्रतिरोध कितना है। तो सर ये दोनों तो श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा सर वो R1 + R2 हो जाएगा। और नीचे वालों का यदि योग करें तो ये R2 और R1 है, तो ये भी दोनों सीरीज़ के अंदर है, श्रेणी क्रम के अंदर हैं, तो इनका भी जो तुल्य प्रतिरोध है वो R2 + R1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अपने पास जो ये दोनों शाखाएं हैं ऊपर और नीचे वाली दोनों शाखाओं का जो टोटल प्रतिरोध है वो इक्वल है। इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध है वो बराबर है। तो यहाँ से आने वाला जो 2 एम्पियर का करंट है वो बराबर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक भाग है इसका वो ऊपर की तरफ जाएगा और एक भाग है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट ऊपर चला जाएगा और 1 एम्पियर का करंट है वो नीचे चला जाएगा। अब प्रश्न अपने को इसमें कह रहा है कि ए बिंदु और बी बिंदु के विभव में अंतर निकालना है, विभवांतर निकालना है। यानी बेसिकली आपको वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, पहले मैं ए बिंदु के ऊपर और इस पॉइंट को मान लीजिए एक्स नाम दे देता हूँ। तो एक्स बिंदु पे और ए बिंदु के बीच में मैं विभव निकाल लेता हूँ। तो यहाँ का जो विभवांतर हो जाएगा वो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि सर V = IR, और R कितना है यहाँ पर R1 है, और नीचे वाले में कितना हो जाएगा, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम ही जा रहा है ना 1 एम्पियर का। तो नीचे वाले के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V = IR, और यहाँ का प्रतिरोध कितना है R2 है। अब ये पहला पॉइंट है वो दोनों में सेम है, तो इन दोनों पॉइंट्स के विभव में अंतर निकालना है और आपको A के विभव में से B का विभव माइनस करना है। तो आपको VA - VB यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास R1 - R2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इस पहले प्रश्न का जो आंसर है वो R1 - R2 हो जाएगा। अब कुछ बुक्स जो हैं उनमें ये R2 - R1 का ऑप्शन है ये भी दे रखा है, लेकिन यदि आपको यहाँ पे ये कहता है कि VA एवं VB के बीच का विभवांतर निकालना है तो डेफिनेटली आपको R1 - R2 लिखना है। और यदि इसमें इन दोनों का क्रम चेंज कर देता है, B एवं A के बीच का विभवांतर कह देता है, दैट टाइम आपके पास ये B ऑप्शन हो जाता है। 99% दोनों को ही कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर सही माना जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने के बाद में दूसरे प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे आंसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न अपने से कह रहा है कि दिए गए चित्र में I का मान क्या होगा। तो ये आपके पास पॉइंट O है, इस O पॉइंट के ऊपर 1 2 3 4 और 5 वायर जुड़े हुए हैं।
तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सर इसमें अपन किरचॉफ के नियम का जो पहला नियम है, जिसे अपन संधि नियम कहते हैं, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अंदर आने वाली धाराओं का योग और बाहर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है, सिग्मा आई इन दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई आउट होता है। तो अंदर आने वाला करंट कितना है, 5 एम्पियर का, 4 एम्पियर का और 2 एम्पियर का। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 2 11 एम्पियर का। 11 एम्पियर का आपके पास करंट हो गया। और यहाँ पे बाहर जाने वाला करंट कितना है, 4 है। ये बाहर जाने वाला करंट 4 हो गया। तो अंदर आने वाला करंट ज़्यादा हो गया ना, तो इसमें से बाहर जाने वाला करंट जब आप 4 एम्पियर माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, 5 एम्पियर बचेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक से क्वेश्चन है। यदि आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार किया तो इनमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न संख्या 4 है, वो अपने से कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और धारामापी की स्थितियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। ये प्रश्न मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था जब आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु का वीडियो पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है। दैट टाइम मैंने आपको ये स्थिति बताई थी कि यदि इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए तो संतुलन स्थिति में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यदि व्हीटस्टोन ब्रिज की यदि अपन बात करते हैं तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस तरीके का डायग्राम होता है जिसमें 4 प्रतिरोध है, वो 4 भुजाओं के बीच में लगे होते हैं। तो इनको यहाँ पे आपने जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और इस शाखा के बीच में आपने जो बैटरी लगा रखी है, यदि इन दोनों की स्थितियाँ यदि आप इंटरचेंज कर देते हैं तो संतुलन स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे आपके पास अपरिवर्तित रहेगा। ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच में विभवांतर निकालो। ये ए और बी है, इनके बीच में आपको विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सर ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये तो मुझे व्हीटस्टोन सेतु की आकृति नज़र आ रही है। यदि मैं ए और बी के बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ देता हूँ तो ये तो व्हीटस्टोन सेतु बन गया। और व्हीटस्टोन सेतु में दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 उस केस में होता है जब यहाँ से जाने वाला करंट 0 हो, यानी जिसे अपन अविक्षेप की स्थिति कहते हैं। और अविक्षेप की स्थिति में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है P/Q दिस इज इक्वल्स टू R/S। और मैंने वहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए नहीं कहा है, मैंने आपको डायरेक्ट एक ट्रिक आपको वहाँ पर यूज़ करके बताई है। और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो ये कहती है कि आप लोगों को करना क्या है कि इस व्हीटस्टोन सेतु के अंदर यदि यहाँ वाला प्रतिरोध आपने ऊपर लिया है और इसके नीचे ये वाला प्रतिरोध लगाया है तो इसकी दूसरी ब्रांच में इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। तो यहाँ पे आपके पास 8/4 और यहाँ पे 6/3 है। आंसर निकालो 2/1, इनका आंसर निकालो 2/1। तो ये तो संतुलन की स्थिति हो गई। संतुलन की स्थिति का मतलब है कि यदि आप ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे तो उसमें से किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जिसे अपन अविक्षेप की स्थिति कहते हैं। और अविक्षेप की स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के ऊपर जो विभव की वैल्यू होती है वो समान होती है, इसलिए विभवांतर दोनों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कभी व्हीटस्टोन सेतु का कोई डायग्राम बना करके आपको ए बी के बीच में विभवांतर पूछता है तो आप डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला है P/Q दिस इज इक्वल्स टू R/S उसको अप्लाई करके देखें। यदि अविक्षेप की स्थिति आती है तो विभवांतर है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान कैलकुलेट कीजिए। ये जो I यहाँ पे लिखा है इसके करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सर करंट की वैल्यू निकालने के लिए तो ओम का नियम लगाना चाहिए, V इज इक्वल्स टू IR। और I की वैल्यू आपके पास आ जाती है V/R। तो यहाँ पे V कितना है, देखें ये 2 वोल्ट का सेल है और ये 4 वोल्ट का सेल है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि यदि इस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव, एकांतर क्रम में, इन दैट सिचुएशन इनका जो विभवांतर है, इनका जो विद्युत वाहक बल है वो ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है। और यदि यहाँ पे बैटरीज हैं वो कुछ इस तरीके से लगी हुई हैं कि ये नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है और अगली तरफ इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, यानी कि दोनों का या तो पॉजिटिव कनेक्ट कर दे या फिर दोनों का नेगेटिव कनेक्ट कर दे। दैट टाइम इनका जो टोटल विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है, वो बड़े वैल्यू में से कम वाले वैल्यू को माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप यदि इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सर ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव कनेक्टेड
कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टोटल विभवांतर है वो इन दोनों के प्लस की बजाय माइनस आपको करना होगा। तो 4 में से मैं 2 घटाऊंगा तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 की। ठीक है, इसके बाद में मुझे टोटल प्रतिरोध देखना है। तो ये पूरी की पूरी एक ही शाखा है, इसमें से जाने वाले करंट की वैल्यू समान रहेगी, इसलिए इसमें जितने भी प्रतिरोध हैं वो सारे के सारे श्रेणी क्रम के अंदर रहेंगे। तो श्रेणी क्रम के अंदर रहेंगे तो श्रेणी क्रम में आपके पास इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है और ये 5 ओम दे रखा है। तो 1, 2 और 5 ये तो 8 ओम हो जाता है। तो 8 का आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है सर 1/4, और 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 0.25 होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास जो आंसर है वो आपका 0.25 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विभवमापी विभवांतर मापने का एक ऐसा उपकरण है, जो पोटेंशियोमीटर है वो विभवांतर मापने के काम आता है, ये बात अपन जानते हैं, जिसका प्रभावी प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, इसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। विभवमापी का जो प्रतिरोध होता है, देखिए आप जानते हैं कि विभवमापी है वो वोल्टमीटर की बजाय अच्छा उपकरण है, और अच्छा उपकरण होने का मतलब क्या है, यानी ये 100% प्योर वैल्यू देता है। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास कोई प्रतिरोध है और इसके यहाँ पे यदि आप वोल्टमीटर लगा करके करंट मापना चाहेंगे तो ये वोल्टमीटर है वो आदर्श वोल्टमीटर कब कहलाएगा, जब इसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत हो जाए। तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, और आप जानते हैं कि विभवमापी जो होता है वो एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे लिख पाएंगे कि इसका जो प्रतिरोध होता है वो आदर्श वोल्टमीटर के इक्वल होता है, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि विभवमापी का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत वैल्यू का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि विभवमापी की सहायता से निम्न में से कौन सी राशि को नहीं मापा जा सकता है। जो पोटेंशियोमीटर है उसके द्वारा आप इनमें से कौन सी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। पहला है सेल का विद्युत वाहक बल, बिल्कुल अच्छे से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है धारिता और स्वप्रेरकत्व, इसके बारे में अभी तक अपन ने चर्चा नहीं करी है। तीसरा है प्रतिरोध, आप लोगों ने सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट किया है विभवमापी के द्वारा। और उसके बाद में है विद्युत धारा, जो विभवमापी के अनुप्रयोग हैं, जिसके पीछे के 3 अनुप्रयोग अपन ने अभी के लिए छोड़ दिए हैं क्योंकि अपना सिलेबस है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होने की संभावना है। तो विद्युत धारा है वो भी अपन विभवमापी के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू जो हैं वो विभवमापी के द्वारा कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन जो धारिता और स्वप्रेरकत्व होता है, हालांकि धारिता के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के चैप्टर में, और स्वप्रेरकत्व है इसको आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर के अंदर आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो ये जो दोनों राशियाँ हैं इनको पोटेंशियोमीटर के द्वारा विभवमापी के द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि विभवमापी के द्वारा कौन कौन सी राशियों को मापा जा सकता है, उनके नाम लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है वो अपने से कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप के साथ मीटर सेतु का प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई गई है। ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दर्शाया गया है इसमें अभी आप लोगों की जो स्थिति है वो शून्य विक्षेप की स्थिति है। क्लियर है? और यदि ये शून्य विक्षेप की स्थिति है तो आप जानते हैं कि मीटर सेतु जो आपका होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका मतलब ये संतुलन की अवस्था है, अविक्षेप की स्थिति है। तो इन दोनों का जो प्रतिरोध है, इन दोनों का अनुपात, और यहाँ पे जो बचा हुआ तार है, ये तार मीटर सेतु में 100 सेंटीमीटर का होता है, 1 मीटर का होता है। तो उसमें से जब 20 सेंटीमीटर आपका पहले आ गया तो बाकी बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है कि ये 55/20 इन दोनों का अनुपात, सिमिलरली इन दोनों का भी अनुपात आपको ले लेना है। तो ये R/80 हो गया। अब आप 80 को यहाँ से हटा दीजिए, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 20 है उसका भाग 80 में चला जाएगा 4 बार। अब आप 55 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 220 ओम।
तो ये जो R प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है इसकी वैल्यू है वो 220 ओम की हो जाती है। सिंपल आप यहाँ पे मीटर सेतु का जो संतुलन स्थिति का फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल आप व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से भी कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी का जो तार होता है, विभवमापी में 10 मीटर लंबा तार होता है, उसके पदार्थ का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो कैसा होना चाहिए। आपने पढ़ा है कि चाहे आपका मीटर सेतु हो चाहे आपका विभवमापी हो, दोनों में जो वायर लगा होता है वो मैग्नीन का हो सकता है, यूरेका का हो सकता है या कॉन्स्टेंटन का हो सकता है, लेकिन इन्हीं 3 मिश्र धातुओं का क्यों होता है, तांबे का क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि इन मिश्र धातुओं की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या आप जिसे रो कहते हैं ये बहुत हाई होता है, उच्च होता है, और इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब क्या है कि करंट बहने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध का बढ़ना, ठीक है। तो इनका हालांकि इनमें करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध इंक्रीज तो होता है, यानी इनका प्रतिरोध ताप गुणांक है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन इसकी जो संख्या है वो बहुत अल्प होती है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है लेकिन इसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो बहुत कम होता है। तो आप इसे कह सकते हैं नगण्य होता है। इसलिए इसे अपन केवल इन्हीं 3 मिश्र धातुओं का उपयोग यहाँ पे अपन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब आप लोग ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कर रहे होंगे और आपका जो जो हेड एग्जामिनर है जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम लेने के लिए आए हुए हैं वो सर आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पुट अप करेंगे और आपको यही आंसर वहाँ पे देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की संतुलन लंबाई प्राप्त करने के लिए जो सूत्र यहाँ पे दिया गया है वो कौन सा फॉर्मूला है, आप लोगों को बताना है। आपने ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप लोगों ने विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़े हैं ना, विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़े हैं। और विभवमापी के अनुप्रयोगों के अंदर आपने पहला अनुप्रयोग पढ़ा है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का जो पूरा डेरिवेशन आपने पढ़ा है, पूरा वीडियो आपने पढ़ा है, तो उसका जो लास्ट रिजल्ट है वही आप लोगों को लिखना है। तो सर रिजल्ट होता है R = पहली संतुलन लंबाई जब परिपथ खुला होता है उसे L1 कहते हैं, बाद की संतुलन लंबाई जब बंद होता है उसे L2 कहते हैं, डिवाइडेड बाय L2, और इनटू में अपन लिखते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध आपने निकाल रखा है वो वाली वैल्यू। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन A है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको ये रिजल्ट याद भी रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि विभवमापी के प्रयोग में E विद्युत वाहक बल का एक सेल है वो L लंबाई पर संतुलित होता है। विभवमापी है उसमें E विद्युत वाहक बल का जो सेल है उसके लिए संतुलन लंबाई है वो L है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल भी E है, एक दूसरा सेल और है आपके पास, उसका विद्युत वाहक बल है वो भी E है, और वो प्रथम सेल के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। पहले वाला जो सेल आपने लिया है उसके समांतर क्रम में उसको जोड़ दिया जाता है। तो जब आप उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो नई संतुलन लंबाई का मान क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जाने से पहले आप लोगों को जो इससे पहले वाला चैप्टर है जिसमें आपने सेलों का संयोजन पढ़ा है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो ये दोनों इनका श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। और श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर सेलों का जो परिणामी विद्युत वाहक बल होता है वो E1 + E2 होता है। लेकिन यदि सेल हैं वो समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर आप चाहे कितने भी सेल जोड़ दें, उन सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बलों का योग रहता है वो इनमें से एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर रहता है। यानी सारे के सारे ई विद्युत वाहक बल के सेल हैं, आप चाहे ऐसे 50 सेल समांतर क्रम में जोड़ दें, इनका जो विद्युत वाहक बलों का जो परिणामी रिजल्ट है वो ई ही रहना है। तो जब पहले वाले सेल के लिए संतुलन लंबाई L प्राप्त हो रही है और श्रेणी क्रम में यदि आपने जोड़ा है तब आपके पास संतुलन लंबाई पूछ रहा है, तो विद्युत वाहक बल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो वैल्यू सेम रह जाती है। और जब वह वैल्यू सेम रह जाती है तो आपके पास संतुलन लंबाई है वो भी आपके पास पहले की तरह सेम हो जाएगी, L ही रहेगी। अब बात आती है कि सर यदि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया होता कि पहला जो सेल है
ये दोनों सेल हैं वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ देने हैं। अब संतुलन लंबाई क्या हो जाएगी, तो इस स्थिति में दोनों सेलों का जो विद्युत वाहक बलों का योग है वो दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, और जब दोनों के योग के बराबर हो जाएगा तो इनका जब विद्युत वाहक बल डबल हो जाएगा तो संतुलन लंबाई है वो भी 2 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का यदि इसका टाइप, इसकी प्रवृत्ति बदल देता है तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, वो इसका अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि इस प्रश्न का जो डेरिवेशन है वो अपन ने नहीं पढ़ा है, और जब तक डेरिवेशन अपन नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन है वो अपने समझ में नहीं आएंगे। ये जो डेरिवेशन है वो विभवमापी के अनुप्रयोगों में जो बचे हुए 3 अनुप्रयोग हैं वो अपन ने जो छोड़ रखे हैं उनमें से किसी एक अनुप्रयोग के ऊपर आधारित है। यदि सिलेबस के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो आगे चल करके जब भी सिलेबस अपना अपडेट होकर के आएगा उस टाइम में आप लोगों को बचे हुए 3 अनुप्रयोग हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस कब करवाना है, कितना करवाना है, कैसे करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, जितना आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसको आप बखूबी तैयार रखें, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि किसी भी प्रश्न के फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं होते हैं तो मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर हैं वो आपको हर एक वीडियो के अंदर यहाँ पे लिख करके दिए हैं, तो आप उनके ऊपर अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, हमारे जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो हैं आपके 8696599025, ठीक है। तो इनके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपने इस चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को और भी बहुत सारे रेफरेंस गाइड हैं वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखिए। केवल मैथमेटिकल रूप लिखना। देखिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर यदि आपको लाने हैं तो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। जितनी बातें क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है केवल आपको उतना ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको किरचॉफ के संधि नियम का केवल मैथमेटिकल रूप पूछ रहा है, तो उसमें आप या तो ये लिख सकते हैं कि सिग्मा आई दैट इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसमें ये लिख सकते हैं कि सिग्मा आई इन दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आउट, ठीक है। आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। चलिए दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किरचॉफ के वोल्टता नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। अभी आपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसे अपन केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध आपको लिखना है कि P/Q दैट इज इक्वल्स टू R/S, और इसके साथ में हो सके तो आप लोगों को इसका डायग्राम जो होता है व्हीटस्टोन सेतु का वो भी ड्रॉ कर देना चाहिए, ताकि आपको एग्जामिनर को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि P/Q/R/S कौन कौन से रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, मीटर सेतु है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जब भी आपने मीटर सेतु पढ़ा होगा तो डेफिनेटली पहली लाइन यही बताई गई होगी कि मीटर सेतु होता है वो आपका व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभवमापी की विभव प्रवणता तार के ताप पर निर्भर क्यों करती है। विभव प्रवणता जो होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। देखिए विभव प्रवणता के टॉपिक में आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि सर विभव प्रवणता जो होती है x इज इक्वल्स टू वो होता है v/L, एकांक लंबाई पर विभव पतन, और v में आपने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू होता है IR/L, और I होता है परिपथ में बहने वाली धारा, और परिपथ में बहने वाली धारा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सेल का विद्युत वाहक बल प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध प्लस तार का प्रतिरोध। यह आपके पास I की वैल्यू है और यहाँ पे आपके पास R/L है। विभव मापी के टॉपिक में जाकर के विभव प्रवणता का जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लें। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर ये जो विभव प्रवणता है वो कैसे परिवर्तित होती है। देखिए तार जो है
वो मिश्र धातु का बना हुआ है और आपने पढ़ा है कि उसका जो ताप प्रतिरोध गुणांक होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि ताप बदलने पर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है कि ताप प्रतिरोध गुणांक पॉजिटिव है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ने से इस फॉर्मूले के अंदर आप देख रहे हैं कि ये विभव प्रवणता की जो वैल्यू है वो भी यहाँ से परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। चलिए अगला प्रश्न है वो अपना प्रश्न संख्या 6 है कि यदि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है उसका जो विद्युत वाहक बल है वो द्वितीयक परिपथ में जो सेल अज्ञात सेल जुड़ा हुआ है उसके विद्युत वाहक बल से कम होता है, ऐसा क्यों। प्राथमिक परिपथ का जो सेल है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, द्वितीयक परिपथ में जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल है वो कम होना चाहिए, ऐसा क्यों। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए आप लोगों ने विभवमापी की खोज क्यों करी, क्या आवश्यकता पड़ी। आपने एक बात कही थी कि सर ये प्रतिरोध है, इसके सिरों पर विभवांतर यदि मुझे निकालना तो वोल्टमीटर यूज़ करूँगा। लेकिन सर वोल्टमीटर होता है वो थोड़ी सी धारा है वो अपने अंदर से जाने देता है, और जैसे ही अपने अंदर से करंट जाएगा तो ये इस प्रतिरोध के किनारों के ऊपर उचित विभवांतर जो है उसको प्योरली नहीं नाप पाएगा। तो अपने को एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता पड़ी कि जिसके अंदर वो खुद का करंट ले, दूसरे जिस शाखा के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर या परिपथ के जिन दो बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर कैलकुलेट करना है उसमें से करंट ना ले। तो यदि प्राथमिक परिपथ का जो सेल है वो उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ से कम हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो अज्ञात सेल है उसकी वजह से प्राथमिक परिपथ में करंट फ्लो हो जाएगा। और जब जिस सेल का विद्युत वाहक बल आपको कैलकुलेट करना है और अगर उसी सेल के विद्युत वाहक बल की वजह से प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो फिर आपको उचित विभवांतर है वो नहीं आएगा और आपको अविक्षेप की स्थिति है वो प्राप्त नहीं होगी। यदि आप अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल प्योरली नापना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त ये है कि प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। आप जानते हैं कि विभवमापी के तार के ऊपर एकांक लंबाई का जो विभव पतन होता है उसे अपन विभव प्रवणता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विभवमापी के तार पर अनुप्रस्थ काट तार की संपूर्ण लंबाई पर एक समान होना चाहिए, ऐसा क्यों। तो अभी आपने कहा कि सर जो x की वैल्यू होती है वो आपकी होती है v/L और v = होता है IR/L। तो यदि आपके पास इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो हर जगह अलग अलग हो जाएगी तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो भी हर जगह अलग अलग वैल्यू आएगा, और जब प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा तो विभव पतन की जो वैल्यू है वो भी अनियमित हो जाएगी, असमान हो जाएगी, और फिर अपन शुद्ध रूप से विभवांतर का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, विभवमापी के मानकीकरण के लिए डैनियल सेल के अतिरिक्त और कौन सा सेल काम में लिया जा सकता है। विभवमापी का जब मानकीकरण करते हैं, यानी आपने पढ़ा है कि मानकीकरण का मतलब होता है कि किसी एक ऐसे सेल के साथ तुलना करना जिसका विद्युत वाहक बल अपने को पता हो। तो अपन ने पढ़ा है कि उसके लिए दो सेल अपन काम में लेते हैं जिन्हें मानक सेल अपन कहते हैं, जिनमें से एक डैनियल सेल होता है और दूसरा जो सेल होता है उसे अपन कहते हैं कैडमियम सेल। क्या कहते हैं, कैडमियम सेल। और कैडमियम सेल और डैनियल सेल है, इनका दोनों का जो विद्युत वाहक बल है उसकी वैल्यू कितनी है वो भी अपन अपने उस वीडियो के अंदर लिख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विभवमापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। विभवमापी की जो सुग्राहिता होती है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी आप लोगों ने एक सेपरेट वीडियो के अंदर विभवमापी की सुग्राहिता के वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से इस बात को समझा है। अब विभवमापी की सुग्राहिता का सीधा सीधा मतलब होता है कि उसकी विभव प्रवणता को कम किया जाए। देखिए विभवमापी की सुग्राहिता का मतलब है कि उसके जो एकांक लंबाई का विभव पतन है उसको कम किया जाए, और उसको कम करने के लिए विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है कि सर EP दिस इज इक्वल्स टू आपका होता है R + RH + R
इंटू आर बाई एल। तो यदि आपको इसको कम करना है तो विभव मापी के तार की लंबाई को क्या कर देना चाहिए, अपने को बढ़ा देना चाहिए। तो विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा करके अपन विभव प्रवणता को कम कर सकते हैं, जिससे उसकी सुग्राहिता इंक्रीज होती है। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है जो मैंने उस वीडियो में आपको वहाँ पे नहीं बताई है कि सर ये सारी वैल्यूज हैं वो तो तार की हैं, वो तो फिक्स रहेंगी, केवल लंबाई को अपन परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ईपी की वैल्यू है इसको भी तो अपन चेंज कर सकते हैं। प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है, आपको विभव प्रवणता कम करनी है, और विभव प्रवणता कम करने के लिए आप इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको भी तो कम कर सकते हो। डेफिनेटली अपन प्राथमिक परिपथ में जुड़े हुए सेल का विद्युत वाहक बल कम करके विभव प्रवणता को घटा सकते हैं। परंतु इतनी देर से जो बात इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ी है कि प्राथमिक परिपथ में जुड़े हुए सेल का विद्युत वाहक बल है वो दूसरे सेल से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए प्राथमिक परिपथ का जो सेल है जिसका जो विद्युत वाहक बल आपके पास ईपी है उसको अपन बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू है वो द्वितीयक परिपथ के विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगी और फिर अपनी जो संतुलन की स्थिति है वो प्राप्त नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि एक विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है, 1.1 वोल्ट के विद्युत वाहक बल का मानक सेल है, उसके लिए तार की संतुलन लंबाई है वो 8.8 मीटर प्राप्त होती है। इस विभवमापी से अधिकतम विभवांतर कितना मापा जा सकता है? इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके लिए भैया सिंपल सी कहानी है कि विभवमापी के द्वारा कितना विभव पतन आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि सर V इज इक्वल्स टू XL, ठीक है, V इज इक्वल्स टू XL। तो XL का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना ही विभवांतर अपन माप सकते हैं, और L की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 10 मीटर दे रखी है। अब अपने पास आवश्यकता है X की वैल्यू निकालने की, और X क्या है, विभव प्रवणता है, और विभव प्रवणता आप मानक सेल से अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मानक सेल से निकालने का फॉर्मूला होता है V डैश इज इक्वल्स टू एक्स एल डैश, यानी मानक सेल का विद्युत वाहक बल, मानक सेल की संतुलन लंबाई, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी V डैश अपॉन एल डैश। तो V डैश है मेरे पास 1.1 और मेरे पास एल डैश इसके लिए संतुलन लंबाई है वो है मेरे पास 8.8, पॉइंट से पॉइंट गया और 1 और 88 ये कैंसिल आउट होगा तो 1/8 हो जाएगा, और इनटू में मेरे को संतुलन लंबाई इसकी टोटल लंबाई लिखनी है तार की जो कि होती है 10, तो 10/8 हो जाएगा। अब 10/8 है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1.25 वोल्ट आएगा। तो ये जो आपका विभव मापी है इसके द्वारा आप अधिकतम 1.25 वोल्टेज है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में अपने पास एक क्वेश्चन है कि विभवमापी में तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों? विभवमापी में आप हमेशा मैग्नीन का, यूरेका का या फिर कॉन्स्टेंटन के वायर का यूज क्यों करते हैं? इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जो आपके मैग्नीन, यूरेका और कॉन्स्टेंटन हैं उनकी विभव प्रवणता अधिक होती है, उनका ताप प्रतिरोध गुणांक कम होता है। वो दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो तांबे के लिए जस्ट अपोजिट होती हैं, यानी तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है और ताप प्रतिरोध गुणांक है वो अधिक होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा, थोड़ी देर तक करंट फ्लो होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, इसलिए अपन तांबे का यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकते। अगेन आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 13 क्वेश्चन है वो भी आपके विभवमापी के लास्ट अनुप्रयोग का है जो अपन ने नहीं पढ़ा है। तो जब तक अपन अनुप्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है, थोड़े से टफ क्वेश्चन लगेंगे। तो इसके साथ ही अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनका विस्तार से अपने यहाँ पे चर्चा करी है। अगले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो के साथ में ही अपना एक बार के लिए, अभी के लिए टेम्परेरी रूप से अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होते ही आपकी फर्स्ट और सेकंड 2 यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर सुझाव देना चाहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 है वो आप सब लोगों को समझ में ज़रूर आ गया है, लेकिन उनको परमानेंटली याद रखने के लिए बार बार आप उनका रिविज़न, उनकी पुनरावृत्ति जरूर करते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका जो जैसा भी प्रत्युत्तर है, फीडबैक है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और बेहतर कंटेंट है वो दे पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।